हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नियमित अध्ययन पर, जहां हम तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए मॉडल पेपर सीरीज आपके लिए लेकर आए। इस मॉडल पेपर में 150 प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करवाया जाएगा। ये मॉडल पेपर राजस्थान में पिछली अध्यापक भर्ती में फर्स्ट रैंक के साथ 450 प्लस सिलेक्शन देने वाली संस्था चॉइस कैरियर एजुकेशन CCI बाड़मेर द्वारा निर्मित है। इन मॉडल पेपरों की प्रैक्टिस आप CCI बाड़मेर ऐप से अध्यापक भर्ती टेस्ट सीरीज खरीद कर सकते हैं और नियमित अध्ययन चैनल पर आपको इन मॉडल पेपरों का व्याख्यात्मक अध्ययन करवाया जाएगा। आपको ये मॉडल पेपर सीरीज पसंद आए तो क्लास को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको एग्ज़ाम तक आपको मॉडल पेपर मिलते रहे। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न राजस्थानी भाषा में की उत्तरियो है आबो रचना है मालचंद तिवाड़ी की उत्तरियो है आबो रचना मालचंद तिवाड़ी की है। अगला प्रश्न किस बोली पर गुजराती के से शब्द का अधिक प्रभाव दिखाई देता है? किस बोली पर गुजराती के से शब्द का अधिक प्रभाव दिखाई देता है? तो राइट आंसर है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी बोली में गुजराती के से शब्द का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न रागड़ी एवं निमाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? रागड़ी एवं निमाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? तो रागड़ी एवं निमाड़ी मालवी की उपबोलियां हैं। अगला प्रश्न निम्न बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? कौन सी इनमें से ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आयरवाटी। आयरवाटी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। व्याख्या ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है? तो राजावाटी ढूंढाड़ी की उपबोली जयपुर में, काठेड़ी दक्षिणी जयपुर, नागरसोल कई बार पूछा जाता है, नागरसोल टोंक और सवाई माधोपुर की बोली, सोरासी जयपुर और टोंक की, तोरावाटी सीकर झुंझुनू और जगरोती करौली। जगरोती बोली बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, करौली की है। अगला प्रश्न ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? राइट आंसर है वागड़ी। ग्रियर्सन ने वागड़ी बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न उदयपुर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है? उदयपुर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। तो राइट आंसर है मेवाड़ी। उदयपुर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ी बोली ज़्यादातर बोली जाती है। वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? वागड़ी बोली डूंगरपुर और बांसवाड़ा में वागड़ी बोली बोली जाती है, राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में। अगला प्रश्न लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ पुस्तक के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। अगला प्रश्न कहानी संग्रह नैना खूंटियों नीर रा सिरजनहार कौन हा? राजस्थानी में लिखा गया है नैना खूंटियों नीर रा सिरजनहार कौन हा? तो इसके ऑप्शन हैं बैजनाथ पंवार, मुरलीधर व्यास, दीनदयाल ओझा, नानूराम संस्कर। तो इसका राइट आंसर है बैजनाथ पंवार। अगला प्रश्न कथाकार विजयदान देता रो कहानी संग्रह है। विजयदान देता रो कहानी संग्रह है अलेकू हिटलर। अलेकू हिटलर विजयदान देता रो कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न कहानी संग्रह अमर सुंदड़ी रा कहानीकार है। अमर सुंदड़ी का कहानीकार है नरसिंह राजपुरोहित। अमर सुंदड़ी का कहानीकार नरसिंह राजपुरोहित। अगला प्रश्न रमणीय रा सोरठा रा रचनाकार कौन है? राजस्थानी में लिखे गए हैं सभी प्रश्न। तो रमणीय रा सोरठा रा रचनाकार कन्हैयालाल सेठिया। अगला प्रश्न प्रकृति चित्रण रिदीटसु, प्रकृति चित्रण रिदीटसु लू और बादली रा रचनाकार कौन है? तो लू और बादली रा रचनाकार चंद्र सिंह विरकाली है। अगला प्रश्न मुरलीधर व्यास रचित कहानी संग्रह रो नाव है। मुरलीधर व्यास रचित कहानी संग्रह रो नाव बरसगांठ है। बरसगांठ कहानी संग्रह मुरलीधर व्यास का है। अगला प्रश्न धरती कद ताई घूमेली कहानी संग्रह रा कहानीकार है। धरती कद ताई घूमेली कहानी संग्रह रा कहानीकार सांवर दैया है। सांवर दैया ने धरती कद ताई घूमेली कहानी लिखी। अगला प्रश्न राज्य रा सोरठा रा रचनाकार कौन है? कृपाराम खिड़िया। राज्य रा सोरठा रा रचनाकार कृपाराम खिड़िया। कनक सुंदर नाव शू राजस्थानी रो पहलो उपन्यास लिखनिया रो नाव है।
कनक सुंदर नाऊ राजस्थान रो पहलो उपन्यास लिखने वाला का नाम है शिवचंद्र भरतिया। अगला प्रश्न, ईसरा सो परमेश्वरा उक्ति किण कवि रे वास्ते प्रसिद्ध है। ईसरा सो परमेश्वरा उक्ति किण कवि वास्ते प्रसिद्ध है, तो ईश्वरदास के वास्ते प्रसिद्ध है ईसरा सो परमेश्वरा। अगला प्रश्न, नीचे लिखियोड़ी रचना में कौन सी रचना ईश्वरदास बारट री नहीं है, मतलब नहीं है। ईश्वरदास बारट की इनमें से कौन सी रचना नहीं है, तो शैतमान का रचना ईश्वरदास बारट की नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन ईश्वरदास बारट की रचना है। हरिरस, देवी यान और निंदा स्तुति, ये ईश्वरदास बारट की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, गोरा बादल पद्मिनी सौपाईरा रचनाकार। गोरा बादल पद्मिनी सौपाईरा रचनाकार कौन है, तो हेमरतन सूरी। गोरा बादल पद्मिनी रचनाकार सौपाई का रचनाकार हेमरतन सूरी। अगला प्रश्न, राजस्थानी एकांकी राम मिलाई जोड़ी रा सिरजनहार है। राजस्थानी एकांकी राम मिलाई जोड़ी रा सिरजनहार है, तो नागराज शर्मा। राम मिलाई जोड़ी का सिरजनहार नागराज शर्मा। अगला प्रश्न, श्रीलाल नतमल जोशी कृत आबे पटकी में किण विकट समस्या ने केंद्र में राखी जी। आबे पटकी में खाई कौन सी मतलब विकट समस्या को केंद्र में राखी जी, तो विधवा ब्याह। आबे पटकी में विधवा ब्याह को केंद्र में रखा गया और आबे पट की रचना श्रीमल नतमल जोशी की है। अगला प्रश्न, कौन सी कृति नाथुदान मियारिया कृति नहीं है। इनमें से कौन सी रचना नाथुदान मियारिया की नहीं है। नी मतलब नहीं है, राजस्थानी में नी लिखा हुआ, इसका अर्थ है नहीं है। तो कौन सी रचना नाथुदान मियारिया नहीं है, तो सुंडा बावनी नाथुदार मियारिया की नहीं है। और बाकी वाली तीन गांधी शतक, वीर सतसई, झालामान शतक, ये रचनाएं नाथुदान मियारियारी है। अगला प्रश्न, नंद भारद्वाज री पोथी है। नंद भारद्वाज री पोथी कौन सी है इनमें से, तो आधार पंक नंद भारद्वाज री पोथी है। अगला प्रश्न, सेतावनीरा सुंगटिया किन रचनाकार री रचना है। सेतावनीरा सुंगटिया किन रचनाकार की रचना है, तो केसरी सिंह बारट की रचना है। अगला प्रश्न, राजस्थान के इतिहास में पट्टारेख से क्या अभिप्राय है। पट्टारेख से क्या अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर है आंकलित राजस्व। पट्टारेख मतलब आंकलित राजस्व। निम्न में से कौन सा शेखावटी के पंचपाणों में सम्मिलित नहीं है। शेखावटी के 5 पंचपाणे थे, उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो अलसीसर सम्मिलित नहीं है। पंचपाणे जयपुर रियासत में शेखावटी क्षेत्र में 5 प्रमुख ठिकाने थे। इनका ट्रिक है BDMMN, तो बी से बिसाऊ, डी से डूंडलोद, एम से मंडावा और एम से मलसीसर और एन से नवलगढ़। BDMMN और अलसीसर इसमें नहीं है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता। अगला प्रश्न, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 कटरातल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन 10,000 महिलाओं ने भाग लिया, तो किशोरी देवी के नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटरातल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। अगला प्रश्न, 1 जुलाई 1946 को बीकानेर प्रजा परिषद ने नामक स्थान पर एक राजनीतिक सभा की थी। इस समय पुलिस की गोलीबारी से कार्यकर्ता बीरबल सिंह की मौत हो गई थी, तो रायसिंह नगर नामक स्थान पर सभा आयोजित की गई थी। वहाँ पर पुलिस की गोलीबारी से बीरबल सिंह नामक कार्यकर्ता की मौत हो गई। बीकानेर प्रजा परिषद का 1 जुलाई 1946 में था। अगला प्रश्न, खाली जगह के जाट नेता देशराज ने शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। कहाँ के जाट नेता देशराज ने शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, तो भरतपुर के जाट नेता देशराज थे, उन्होंने शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न, मेयो किसान आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से गुड़गांव निवासी ने किया था, तो मेयो किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे जो गुड़गांव के निवासी थे, तो कौन थे, यासीन चौधरी थे। मेयो किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता यासीन चौधरी गुड़गांव के निवासी थे। अगला प्रश्न, बेंगू आंदोलन
1921 की शुरुआत कहाँ से हुई? बेंगू आंदोलन 1921 की शुरुआत भैरूकुंड मैनाल से हुई। आपको पूछ ले कहाँ से हुई है? भैरूकुंड मैनाल से बेंगू आंदोलन 1921 की शुरुआत हुई। बिजोलिया किसान आंदोलन का समापन के समय 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के समापन समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे सर विजय राघवाचार्य। सर विजय राघवाचार्य बिजोलिया किसान आंदोलन के समापन के समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, किस किसान आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक को जेल हुई थी? तो बेंगू किसान आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक को जेल हुई थी। अगला प्रश्न, निम्न घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए क्रमवार, मतलब पहले घटना कौन सी हुई और बाद में कौन सी हुई। तो इनमें से बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग सबसे पहले, उसके बाद में पारसोली समझौता, उसके बाद में डाबी हत्याकांड, उसके बाद में गोविंदपुरा गांव हत्याकांड और सबसे अंत में मालभूमि की पुनः प्राप्ति हेतु आंदोलन। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विजय सिंह पथिक ने सर्वप्रथम गांधी जी से मुलाकात वर्धा महाराष्ट्र में की थी। दूसरा कथन, गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा था। तो इसमें राइट आंसर है केवल दूसरा कथन राइट है, गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा था। अगला प्रश्न, डाबी हत्याकांड के समय बूंदी के महाराव कौन थे? डाबी हत्याकांड के समय बूंदी के महाराव थे रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह डाबी हत्याकांड के समय बूंदी के महाराव थे। अगला प्रश्न, पूर्वी मेवाड़ परिषद का गठन कब हुआ? पूर्वी मेवाड़ परिषद का गठन 1922 को हुआ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 12 कोटड़ी सामंती व्यवस्था का संबंध आमेर से था। दूसरा, 16 कोटड़ी सामंती व्यवस्था का संबंध भरतपुर से था। तीसरा कथन, 16वें उमराव सामंती व्यवस्था का संबंध मेवाड़ से था। तो तीनों कथन राइट है। 12 कोटड़ी सामंती व्यवस्था का संबंध आमेर से था, आमेर जयपुर, और 16 कोटड़ी सामंती व्यवस्था का संबंध भरतपुर से था, और 16वें उमराव सामंती व्यवस्था का संबंध मेवाड़ से था। अगला प्रश्न, सामंती व्यवस्था भूमि एवं भू राजस्व से जुड़ी व्यवस्था। दूसरा कथन, कर्नल जेम्स टोड ने सामंती व्यवस्था का स्वरूप तंबू के समान बताया। तीसरा कथन, सामंती व्यवस्था भाई बंधुत्व एवं रक्त संबंधी पर आधारित थी। चौथा कथन, मारवाड़ में सामंती व्यवस्था की शुरुआत मालदेव ने की। तो कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो सत्य कथन है कथन तीसरा, सामंती व्यवस्था भाई बंधुत्व एवं रक्त संबंध पर आधारित थी। सामंती व्यवस्था भाई बंधुत्व और रक्त संबंध पर आधारित थी। मारवाड़ में सर्वप्रथम सामंती व्यवस्था की शुरुआत राव सूडा ने की, जो अभी प्रश्न में राव मालदेव लिखा हुआ था। तो मारवाड़ में सर्वप्रथम सामंती व्यवस्था की शुरुआत राव सूडा ने की। राव जोधा ने इसे नियमित रूप प्रदान किया। रियासत में सामंती श्रेणियां राजवी, गनायत, सरदार, मुत्सद्दी थी। मारवाड़ रियासत में सामंती श्रेणियां थी ये राजवी, गनायत, सरदार, मुत्सद्दी। अगला प्रश्न, मारवाड़ में सरदारों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा था? मारवाड़ के जो सरदार थे उनको दिया जाने वाला सर्वोच्च सिरोपाव था हाथी सिरोपाव। सर्वोच्च सिरोपाव। मारवाड़ में कर शुल्क को हुक्मनामा, कैद खालसा, नजराना, पेशकशी के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराधिकारी कर को हुक्मनामा, कैद खालसा, नजराना, पेशकशी के नाम से मारवाड़ में जाना जाता। डावी और जीमणी सामंती श्रेणियां थी। डावी और जीमणी सामंती श्रेणियां। तो जैसलमेर में डावी और जीमणी सामंती श्रेणियां थी। अगला प्रश्न, दो राजाओं के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार कहलाता है। दो राजाओं के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार कहलाता खरीदा। खरीदा दो राजाओं के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार है। रियासत में प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था। रियासत, कौन सी रियासत में प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था? तो जयपुर रियासत में प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था। मध्यकालीन समय में प्रशासनिक तंत्र का मुखिया होता था। मध्यकालीन समय में प्रशासनिक तंत्र का मुखिया होता था दीवान। मध्यकालीन समय की बात है, तो प्रशासनिक तंत्र का मुखिया दीवान कहलाता था।
परगने का कर्मचारी जिसकी नियुक्ति सीधे राजा द्वारा की जाती थी, हाकिम। परगने का कर्मचारी था, हाकिम एक पद है जिसकी नियुक्ति सीधे राजा द्वारा की जाती है, हाकिम जो परगने का कर्मचारी। अगला प्रश्न, असली मौजा और दाखिली मौजा किसके रूप है? असली मौजा और दाखिली मौजा किसके रूप है? तो राजस्व गांव के रूप है असली मौजा और दाखिली मौजा। अगला प्रश्न, राजपूताना में मध्यकालीन सैन्य व्यवस्था में स्थायी सैनिक कहलाते हैं, तो एस्मा। राजपूताना में मध्यकालीन सैन्य व्यवस्था में स्थायी सैनिक कहलाते थे एस्मा, स्थायी सैनिक कहलाते। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना 1949 में हुई थी। अगला प्रश्न, राजस्थान शासन सचिवालय का मुख्यालय जयपुर में किस समिति की अनुशंसा पर रखा गया? राजस्थान शासन सचिवालय का मुख्यालय जयपुर किस समिति की अनुशंसा पर रखा गया? तो शंकर राव समिति की अनुशंसा पर शासन का मुख्यालय जयपुर रखा गया। अगला प्रश्न, सचिवालय पुनर्गठन समिति 1959-60 के अध्यक्ष कौन थे? सचिवालय पुनर्गठन समिति बनी 1959-60, उसके अध्यक्ष थे SD उज्ज्वल। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने किसकी अध्यक्षता में कार्मिक विभाग की स्थापना करने की सिफारिश की? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने किसकी अध्यक्षता में कार्मिक विभाग की स्थापना करने की सिफारिश की? तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न, राजस्थान में सचिवालय की प्रकोष्ठ प्रणाली किसके नेतृत्व में स्थापित की गई? राजस्थान में सचिवालय की प्रकोष्ठ प्रणाली किसके नेतृत्व में स्थापित की गई? तो भगवत सिंह मेहता की नेतृत्व में राजस्थान सचिवालय की प्रकोष्ठ प्रणाली स्थापित की गई। अगला प्रश्न, मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है, तो मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती। मुख्य सचिव का कार्यकाल होता है, तो मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और उसका कार्यकाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत रहता है। निम्न में से सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन है? तो भगवत सिंह मेहता राजस्थान में सर्वाधिक मुख्य सचिव का कार्यकाल पर रहने वाले मुख्य सचिव थे। निम्न में से पद्म विभूषण से सम्मानित मुख्य सचिव, तो पद्म विभूषण से सम्मानित नरेश चंद्र मुख्य सचिव थे जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। युग्म सुनिए जो मुख्य सचिव तथा मुख्य सूचना आयुक्त रहे। मुख्य सचिव के साथ साथ मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे, तो टी श्रीनिवासन और DB गुप्ता मुख्य सचिव और मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे। अब तक राजस्थान में कितनी महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई? तो 2 महिला अब तक राजस्थान में महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई, श्रीमती कुशल सिंह और उषा शर्मा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म असुमिलित है? राजीव महर्षि मुख्य सचिव रहे थे अशोक गहलोत के कार्यकाल में। मीठालाल मेहता भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में मुख्य सचिव रहे। KPU मेनन मोहनलाल सुखाड़िया के समय मुख्य सचिव रहे और CK मैथ्यू अशोक गहलोत के कार्यकाल के समय मुख्य सचिव रहे। अशोक गहलोत के कार्यकाल के समय CK मैथ्यू मुख्य सचिव रहे। अगला प्रश्न, किसी राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है? प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है, सबसे ऊपर होता है, तो प्रशासनिक पद सबसे ऊपर मुख्य सचिव होता है। राज्य का अवशिष्ट वशिष्ठकार कहा जाता है, अवशिष्ट वशिष्ठकार कहा जाता है मुख्य सचिव को। अगला प्रश्न, राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों का एजेंडा कौन तैयार करता है? राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों का एजेंडा कौन तैयार करता है? तो मुख्य सचिव राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों का एजेंडा बनाता है। मौखिक पठन प्रवाह के लिए उचित कक्षा समूह सुनिए। मौखिक पठन के लिए उचित कक्षा समूह, तो कक्षा 3 से 8 तक मौखिक पठन प्रवाह के लिए उचित कक्षा समूह है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का वर्ष में कितनी बार आयोजन किया जाएगा? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का वर्ष में 2 बार आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का वर्ष में 2 बार आयोजन किया जाएगा। स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र शिक्षा विभाग राजस्थान में कितने खंड होते हैं?
तो स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र में शिक्षा विभाग राजस्थान में 15 खंड होते। पीएम ई विद्या कार्यक्रम के संबंध में असंगत कथन है। शिक्षा का डिजिटल प्रसारण एवं ऑन एयर प्रसारण उपलब्ध कराना, 10 करोड़ की जगह 25 करोड़ बच्चों को लाभान्वित करना इसका लक्ष्य है। दृष्टिबाधित श्रवण बाधित बालकों हेतु विशेष सुविधा, कक्षा 1 से 12 के लिए विशिष्ट टीवी चैनल। दीक्षा पोर्टल के संबंध में दिए गए कथनों का अध्ययन करें। उक्त में कितने कथन सही है? इन 4 कथनों में से कितने कथन सही है? तो पहला कथन है, इसे 5 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया। दीक्षा पोर्टल 5 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया। पोर्टल बहुभाषी माध्यम 12 भाषाओं में उपलब्ध है। 12 भाषा नहीं, 18 भाषाओं में उपलब्ध है। पोर्टल दीक्षा पोर्टल 18 भाषाओं में उपलब्ध है। ये कक्षा आधारित उपयोगकर्ता को सुनता है। ये छात्र, शिक्षक और अभिभावक सभी के लिए उपलब्ध है। कथन इनमें से 3 कथन सही है और कथन दूसरा जिसमें भाषाएं 18 भाषाएं राइट है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम का संचालन राजस्थान के किस शहर से किया जाता है? प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम का संचालन राजस्थान के अजमेर शहर से किया जाता है। पीएम ई विद्या चैनल का संचालन राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग शार अजमेर द्वारा किया जाता है। ये राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद जो उदयपुर में है, उसका शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग शार अजमेर में है, उसके द्वारा ई विद्या कार्यक्रम संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न, बालिका प्रोत्साहन योजना में देय राशि। बालिका प्रोत्साहन योजना में देय राशि है 5,000 रुपये। अगला प्रश्न, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में कक्षा 10 के अध्ययनरत विद्यार्थियों जिन्होंने कक्षा 9 में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए पात्र माने जाएंगे? तो राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में कक्षा 10 में अध्ययनरत और कक्षा 9 में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाले इसमें पात्र माने जाते हैं। आरटीई अधिनियम की धारा जो मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध करती है, धारा 17 इस खतरा मानसिक उत्पीड़न, बच्चों को किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक उत्पीड़न दंड देना निषेध माना गया है आरटी की धारा 17 के तहत। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष कितने शैक्षणिक घंटे अनिवार्य है? कक्षा 6 से 8 तक के लिए तो कक्षा 6 से 8 तक के लिए 1000 घंटे अनिवार्य है और कक्षा 1 से 5 के लिए 800 घंटे अनिवार्य। अगला प्रश्न, राजस्थान निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार राज्य नियम 2011 के अंतर्गत वह परिवार दुर्बल वर्ग में परिगण्य होगा जिसकी वार्षिक आय कितने रुपए से अधिक न हो? तो 2,50,000 मतलब 2.5 लाख से अधिक आय नहीं हो, वो परिवार निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार राज्य नियम के अंतर्गत दुर्बल वर्ग के अंतर्गत माना जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में वर्ष तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो एनईपी 2020 के अनुसार 2026-27 तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को प्राप्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता है 2026-27 तक। विद्यालय प्रबंध समिति की साधारण सभा वार्षिक सदस्यता शुल्क का निर्धारण कर सकती है यदि उसे 2/3 समर्थन प्राप्त हो। एसएमसी की साधारण सभा वार्षिक सदस्यता शुल्क का निर्धारण कर सकती है यदि उसे 2/3 समर्थन प्राप्त हो। अगला प्रश्न, एसएमसी द्वारा तैयार विद्यालय विकास योजना होती है, त्रिवर्षीय योजना होती है। एसएमसी द्वारा विद्यालय विकास जो योजना बनती है वो त्रिवर्षीय योजना होती है, लेकिन एसएमसी का कार्यकाल 2 वर्षीय होता है। निपुण भारत अभियान कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो निपुण भारत अभियान कार्यक्रम 5 जुलाई 2021 को प्रारंभ किया गया। निम्न में से कौन सा युग्म असुमिलित है? तो लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहारा, मुख्य सूचना आयुक्त मोहनलाल लाठर, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग। अगला प्रश्न, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हैं।
केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 पंखेरुनी पीड़ा के लिए दिया गया। ये रचना है पंखेरुनी पीड़ा, इसके लिए केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया। प्रदेश का पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? प्रदेश का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसका कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? भगत की कोठी। राजस्थान में रामसर स्थलों की संख्या 30 जुलाई 2025 स्थिति के अनुसार कितनी है? तो 30 जुलाई 2025 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में रामसर स्थल 4 हैं। केवलादेह घना राष्ट्रीय उद्यान, सांबर झील, मैनार गांव, खीसन गांव। अगला प्रश्न, हाल ही में किस जिले में घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान शुरू किया गया? घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान उदयपुर जिले में शुरू किया गया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन खुहड़ी में आयोजन किया गया। धरती आंबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान किस जिले में प्रारंभ किया गया? धरती आंबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान उदयपुर जिले में प्रारंभ किया गया। धरती आंबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहाँ प्रस्तावित है? राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहाँ प्रस्तावित है? तो श्री गंगानगर में पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क प्रस्तावित है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7वां संस्करण में राजस्थान ने किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? खेलो इंडिया यूथ गेम के 7वें संस्करण में राजस्थान ने साइकिलिंग में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते। हाल ही में स्वदेशी युद्ध टैंक अर्जुन का परीक्षण कहाँ किया गया? तो स्वदेशी युद्ध टैंक अर्जुन का परीक्षण जैसलमेर में किया गया। अगला प्रश्न हिंदी का प्रश्न है, सो सयाने एक मत का अर्थ। सो सयाने एक मत का अर्थ है बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। सो सयाने एक मत का अर्थ। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का अर्थ। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, झूठा दिखावा करना। अगला प्रश्न, पर उपदेश कुशल बहु तेरे का अर्थ। दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। अगला प्रश्न, जैसे बहे बाहर पीठ तब तैसी दीजिए का अर्थ है समय का रुख देखकर काम करते रहना सही है। अगला प्रश्न, सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ है दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। सिर सहलाए भेजा खाए। अगला प्रश्न, देयर इज पास्ड अवे। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पचा भोजन, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ उपयुक्त में से रक्त किसका और किन का परिसंचरण करता है? तो रक्त पचा भोजन, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थ तीनों का परिसंचरण करता है। व्याख्या: रक्त वो तरल पदार्थ है जो हमारी वाहिनियों में प्रवाहित होता है। ये पसे हुए भोजन को क्षुद्रांत छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। शरीर की कोशिकाएं भी अपशिष्ट का उत्सर्जन करती है। रक्त शरीर में से ऐसे कई अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है। दूसरा है, हीमोग्लोबिन एक पीले रंग का वर्णक है जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। सिर्फ एक ही राइट है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है। और दूसरा ऑप्शन गलत कैसे हुआ? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और सतत सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर के सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित एक लाल रंग का वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। अतः कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो रोगाणुओं का विनाश। श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं रोगाणुओं का विनाश का कार्य करती है। अगला प्रश्न, इससे पहले इसकी व्याख्या है। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त कोशिकाओं कणिकाएं इसमें तैरती रहती है। ये कणिकाएं 3 प्रकार की होती है: लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। श्वेत रक्त कणिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि रक्त का थक्का बनाना पट्टिकाणुओं प्लेटलेट्स का कार्य होता है। पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है, लेकिन पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, पौधे में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है? तो पौधे में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा केवल ऊपर की ओर होती है। निम्न में से कौन सा युग्म असुमिलित है? राजस्थान के मूल प्रवासी, संविधान सभा के प्रतिनिधित्व। असुमिलित पूछा है तो प्रभु दयाल हिम्मत सिंह पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के प्रतिनिधित्व किया। बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किया, जो राजस्थान के मूल निवासी है। और के.एम. मुंशी, जिन्होंने राजस्थान से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किया। और पद्मत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? तो हीरालाल शास्त्री 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1889 को जयपुर के जोबनेर कस्बे में हुआ। हीरालाल शास्त्री ने वनस्थली गांव टोंक में जीवन कुटीर संस्था की स्थापना की। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री तथा राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। संविधान सभा के सदस्य राजस्थान के निवासी। निम्न में से कौन एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे? राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे। श्री दलेल सिंह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कोटा महाराव भीम सिंह के निजी सचिव श्री दलेल सिंह।
और इन्होंने 1946 से 1950 तक संविधान सभा में कार्य किया। इन्होंने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर भी किए। संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर श्री दलेल सिंह ने भी किए। अगला प्रश्न, इससे पहले व्याख्या। रामचंद्र उपाध्याय। रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य थे। ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व पेशे से वकील थे। दलेल सिंह कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म 18 मार्च 1909 को हुआ। ये कोटा के महाराव भीम सिंह के निजी सचिव थे, कानून के जानकार थे। 1946 से 1950 तक संविधान में कार्य किया। इन्होंने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर भी किए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो जयपुर रियासत के दीवान भी रहे। प्रारूप समिति के सदस्य जो जयपुर रियासत के दीवान भी रहे। तो वीटी कृष्णा मासरी प्रारूप समिति के सदस्य थे जो जयपुर रियासत के दीवान भी रहे। तो सर वीटी कृष्णा मासरी मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। ये जयपुर रियासत के दीवान थे। डीपी खेतान के निधन के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई। डीपी खेतान के स्थान पर इनको जगह दी गई। अगला प्रश्न गणित का प्रश्न है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:2:1 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 88 सेमी है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है 55 सेमी। और इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर। अगला प्रश्न, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 175 सेमी है। एक विकर्ण की लंबाई 25 सेमी। अन्य विकर्ण की लंबाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है 14 सेमी। और इसकी व्याख्या क्या स्क्रीनशॉट लेकर आप मिला सकते हैं। अगला प्रश्न, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि N2 पर M स्क्वायर की दर से खेत की जुताई की लागत N2 700 है तो खेत की लंबाई कितनी है? तो 20 मीटर। और इस प्रश्न की व्याख्या या हल आप स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेमी अधिक है और इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 9 सेमी कम है। आयत का परिमाप क्या होगा? 78 सेमी इसका राइट आंसर है। इस प्रश्न की व्याख्या का हल आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर मिलान कर लीजिए। अगला प्रश्न, एक पहिया 4000 चक्कर लगाता है, 60 किमी की दूरी तय कर रहा है। पहिए की त्रिज्या है तो 2.39 मीटर। और इस प्रश्न की व्याख्या का आप हल देख लीजिए और मिलान कीजिए अपना प्रश्न। अगला प्रश्न, लिखने तथा बोलने की अपेक्षा पढ़ना कई अधिक सरल है। बालक को शिक्षण कौशल सिखाने के क्रम में उक्त विचार किसने कहा? लिखने और बोलने की अपेक्षा पढ़ना कई अधिक सरल है। तो ये कथन है वेस्ट के, डॉक्टर वेस्ट ने दिया था। अगला प्रश्न, बालक की भाषा बोलते समय वाणी में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है अनुतान। डैनियल जोन्स के अनुसार बोलते समय स्वर में होने वाले परिवर्तनों को अनुतान कहते हैं। वाणी का स्वरत्व ही अनुतान है। नाटक शिक्षण के उद्देश्य चिन्हित कीजिए। तो नाटक शिक्षण के उद्देश्य है विविध मनोभावों का उदात्तीकरण, विभिन्न परिस्थितियों में मानव व्यवहार का परिचय, भावाभिव्यक्ति की योग्यता का विकास। अगला प्रश्न, एक ही प्रश्न पत्र कई बार दिए जाने पर भी फलांकन में एक रूपता बनी रहती है कहलाती है। एक ही प्रश्न पत्र कई बार दिए जाने पर फलांकन या अंकन में एक रूपता बनी रहती है, उसे कहते हैं उस प्रश्न पत्र की विश्वसनीयता। अगला प्रश्न, स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप्स टू मेक few questions about vocabulary from the previous unit. Then they exchange a question with another group and try to answer the question. तो इसका राइट आंसर है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। अगला प्रश्न, when it is not possible to use real object, the best teaching aid which can be used in place real object. तो इसका राइट आंसर है मॉडल्स। द बेस्ट वे टू टीच ए कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट इज टू प्रोसीड
फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर है नाउ टू अननाउ। अगला प्रश्न है सिटिंग अरेंजमेंट्स शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट। तो इसका राइट आंसर है मैनी ग्रुप फेयर एंड वॉल क्लास एक्टिविटी कैन बी कंडक्टेड इजीली। अगला प्रश्न प्रयोगशाला विधि समस्या समाधान निरीक्षित अध्ययन तथा सामाजिकरण स्थिति पर आधारित है। यह कथन किसका है? तो एमपी मुफात का यह कथन है। प्रयोगशाला विधि एमपी मुफात का यह कथन है प्रयोगशाला विधि समस्या समाधान निरीक्षित अध्ययन तथा सामाजिकरण स्थिति पर आधारित है। अगला प्रश्न प्रत्यास्परण रूप प्रश्न होते हैं, स्मरण शक्ति की जांच करते हैं। प्रत्यास्परण रूप प्रश्न स्मरण शक्ति की जांच करते हैं। प्रक्षेपित सामग्री में आते हैं फिल्म और स्लाइड। प्रक्षेपित मतलब फेंकना, तो फिल्म और स्लाइड प्रक्षेपित सामग्री में आते हैं। अगला प्रश्न बीएफ स्किनर ने अभिकर्मित अधिगम के अध्ययन में थॉर्नडाइक के नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया। बीएफ स्किनर ने अभिकर्मित अधिगम में थॉर्नडाइक के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग किया। वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने का उदाहरण किस विधि के अंतर्गत आता है? वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने का उदाहरण आगमन विधि में आता है। मूल्यांकन किसी अनुभव की उपयोगिता के संबंध में दिया गया निर्णय है। ये कथन है अल्फ्रेड तथा टाइडमैन का। अल्फ्रेड और टाइडमैन का कथन है मूल्यांकन किसी अनुभव की उपयोगिता के संबंध में दिया गया निर्णय है। नैदानिक परख से ज्ञात किया जा सकता है। नैदानिक परख से ज्ञात किया जा सकता है छात्रों के लिए कठिनाई के स्तर एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां नैदानिक परीक्षण में किया जाता है। निम्न में से किसको शिक्षा का केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम निर्माण करना सही है? तो बालक को शिक्षा का केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना सही। कमजोर छात्रों के पिछड़े स्तर का पता करने के लिए कौन सी परीक्षा का आयोजन किया जाता है? कमजोर छात्रों के पिछड़े स्तर का पता करने के लिए नैदानिक परीक्षण का आयोजन करना सही। अगला प्रश्न ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रयुक्त किया जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रयुक्त की जाती। किस विधि में छात्र काम करके सीखता है? तो अन्वेषण विधि में। काम करना मतलब खोजना। अन्वेषण विधि में छात्र काम करके सीखता है। अन्वेषण विधि की खोज लंदन के प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी। इस विधि में छात्र स्वयं कार्य करके सीखता है। अध्यापक केवल पथ प्रदर्शक होता है जो उचित समय पर छात्रों को त्रुटियां सुधारने में सहायता प्रदान करता है। प्रत्येक इकाई के साथ ही मूल्यांकन होना कहलाता है। प्रत्येक इकाई के समाप्त या उसके साथ ही मूल्यांकन होना कहलाता है सतत मूल्यांकन। सुमेलित कीजिए। तो प्रतिभाशाली शीघ्रता से और स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है प्रतिभाशाली में। अधिगम अचकता धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है जो अधिगम में असक्तता दर्ज कराते हैं। सृजनात्मकता मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। मूल समाधान के बारे में सोच सकता है सृजनात्मक। पिछड़े बच्चे निम्न शैक्षिक उपलब्धि। पिछड़े बालक जो निम्न शैक्षिक उपलब्धि दर्ज कराते हैं। अगला प्रश्न कक्षा स्तर पर श्रवण बाध्यता की पहचान की जाती है भाषाई कौशलों के अभाव द्वारा, पढ़ने और बोलने की विशिष्ट समस्या द्वारा, और बार बार दोहराने के लिए बोलना, शिक्षक द्वारा ऑडियोमेट्री परीक्षण। तो कक्षा स्तर पर श्रवण बाध्यता की पहचान की जा सकती है तो पढ़ने और बोलने में विशिष्ट समस्या द्वारा, बार बार दोहराने के लिए बोलना, शिक्षक द्वारा ऑडियोमेट्री परीक्षण द्वारा। अगला प्रश्न दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। त्रिआयामी मतलब 3D आकृतियों को स्पर्श कराकर। पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जाती है? उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता की विश्लेषण
से पठन वैकल्य बच्चों की पहचान की जाती। अगला प्रश्न, सनेलन चार्ट का संबंध है दृष्टिबाधिता से। कई बार पूछा जाता है, सनेलन चार्ट का संबंध है दृष्टिबाधिता से। अगला प्रश्न, ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? दृष्टिबाधित के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान होता है डिस्नोमिया। शब्द खोजने की समस्या का निदान डिस्नोमिया। डिसलेक्सिया संबंधित है पठन असमता। पठन अक्षमता डिसलेक्सिया है। अगला प्रश्न, बच्चों में मनोवैज्ञानिक विकारों में कुछ सामान्य विशेषता होती है जिन्हें अक्सर 4D कहा जाता है, विचलन, कार्यहीनता और खतरा। निम्न में से खाली स्थान में सही विकल्प व्यथा, डिस्ट्रेस। 4D कौन कौन से हैं? विचलन, व्यथा, कार्यहीनता और खतरा। अगला प्रश्न, एक लड़के को शब्दों, अक्षरों और अन्य प्रतीकों को पढ़ने या समझने में कठिनाई होने से संबंधित विकार है, उससे संबंधित निम्नलिखित समस्या है डिसलेक्सिया। पढ़ने, लड़कों को शब्दों, अक्षरों और उन्हें अन्य प्रतीकों को पढ़ने और समझने में कठिनाई है, मतलब डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। अगला प्रश्न, सोशल मीडिया क्षेत्र में इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से छवियों और छोटे GIF ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट के प्रसार पर केंद्रित है? तो पिंटरेस्ट सोशल मीडिया क्षेत्र में इनमें से प्लेटफॉर्म है जिसमें छवियों और छोटे GIF ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट के प्रसार पर केंद्रित है। फोल्डर में वे ईमेल होते हैं जो उपयोगी नहीं हो सकते हैं, तो जंक स्पैम फोल्डर में वे ईमेल होते हैं जो उपयोगी नहीं होते, जंक स्पैम। अगला प्रश्न, किसी फाइल को पेस्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का उपयोग किया जाता है, न कि Ctrl+P। पेस्ट के लिए Ctrl+V का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, HDMI का पूर्ण रूप। HDMI का पूर्ण रूप है हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अगला प्रश्न, वह कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग हम वेबसाइटों, वेब पेजों और इंटरनेट फाइलों को खोजने के लिए कर सकते हैं? तो सर्च इंजन ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम वेबसाइटों, वेब पेजों, इंटरनेट फाइलों को खोजने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यह समाप्त होती है। आपको आज की क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।